एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 हुआ जारी। गुजरात रहा अव्वल। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार की रिपोर्ट। खगोल के क्षेत्र में भारत की बड़ी सफलता। एस्ट्रोसैट ने की एक ऐतिहासिक खोज। पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाश गंगा से पराबैंगनी प्रकाश का पता चला। सरकार ने किया नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का गठन। ट्रांसजेंडर समुदाय की आधारभूत जरूरतों को पूरा करना है मकसद। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री होंगे अध्यक्ष। नए चुनाव आयुक्त की हुई नियुक्ति। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार ने लिया अशोक लवासा का स्थान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग का जिक्र। और तीस्ता नदी रेस्टोरेशन परियोजना में आया चीन एंगल। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे को लेकर है विवाद। हिमालय में चुंगथांग के पास से निकलती है तीस्ता नदी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। नीति आयोग ने EPI यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी की गई है। ये ऐसी पहली रिपोर्ट है जिसमें भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की निर्यात को लेकर तैयारी और उनकी परफॉर्मेंस को परखा गया है। EPI का मकसद चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकार की नीतियों को प्रभावी बनाना और एक सरल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़ावा देना है। EPI में 4 पिलर्स और 11 सब पिलर्स को आधार बनाया गया है। 4 पिलर्स में पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस शामिल हैं। पॉलिसी को इसलिए आधार बनाया गया क्योंकि एक व्यापक व्यापार नीति ही आयात और निर्यात को रणनीतिक दिशा देती है। बिजनेस इकोसिस्टम के जरिए राज्य निवेश को आकर्षित करते हैं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलता है। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में व्यापार के लिए माहौल को परखा जाता है जो कि निर्यात के लिए जरूरी है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इकलौता आउटपुट बेस्ड पिलर है जिसमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों के एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स को परखा जाता है। ओवरऑल रैंकिंग और कोस्टल स्टेट्स कैटेगरी में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पहले 3 स्थानों पर हैं। लैंडलॉक्ड राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पर है। इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा को जगह मिली है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को जगह मिली है। वहीं संघ शासित प्रदेशों या सिटी स्टेट्स की कैटेगरी में दिल्ली पहले स्थान पर काबिज है। इसके बाद गोवा और चंडीगढ़ को जगह मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत निर्यात के क्षेत्र में 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें निर्यात अवसंरचना में क्षेत्रीय असमानता, राज्यों के बीच व्यापार सहयोग की कमी और कॉम्प्लेक्स और यूनिक निर्यात के लिए अवसंरचना पर होने वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी शामिल है। घरेलू पूंजी बाजार में P नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए निवेश जुलाई माह के अंत तक 63,288 करोड़ रुपए हो गया। P नोट्स के माध्यम से निवेश में यह लगातार चौथी मासिक वृद्धि हुई है। इसमें 52,356 करोड़ रुपए इक्विटी में, 10,429 करोड़ रुपए ऋण में, 250 करोड़ रुपए हाइब्रिड सिक्योरिटीज और 190 करोड़ रुपए डेरिवेटिव सेगमेंट में निवेश किए गए हैं। P नोट्स पंजीकृत FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं। दरअसल P नोट्स निवेशक खुद को सीधे पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं। हालांकि उन्हें सेबी की समुचित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। FPI गैर निवासी होते हैं जो भारतीय प्रतिभूतियों जैसे शेयर, सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड आदि में निवेश करते हैं। सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विनियम 2019 FPI को रेगुलेट करता है। गौरतलब है कि FPI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI से अलग होता है। इसमें निवेशकों को किसी कंपनी की संपत्ति का प्रत्यक्ष स्वामित्व नहीं मिलता। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों में PMEGP के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति में 44% की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या में भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 5% की वृद्धि देखने को मिली है। PMEGP की शुरुआत वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर की गई थी। यह केंद्र सरकार की एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। यह योजना केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंदर संचालित है। इसका क्रियान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है।
इस योजना का मकसद स्वरोजगार से जुड़ी नई परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। इस कार्यक्रम के तहत केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। इसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा इस कार्यक्रम का लाभ उन स्वयं सहायता समूहों को भी मिलता है जिन्हें किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न मिल रहा हो। साथ ही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान, कोऑपरेटिव सोसाइटी और चैरिटेबल ट्रस्ट आदि भी इसके तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बीते दिनों ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव सेवा वितरण तंत्र में सुधार और कोविड-19 महामारी से प्रभावित श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए किए गए हैं। ईएसआईसी ने योजना को 1 साल बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि योजना 1 जुलाई 2018 से लागू है। इसके अलावा ईएसआईसी ने कोविड-19 महामारी की वजह से रोजगार गंवाने वाले श्रमिकों के लिए राहत की राशि के पात्रता के मानदंड में 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक छूट भी दी है। हालांकि इसके बाद यह योजना मूल पात्रता शर्त के साथ 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान उपलब्ध होगी। छूट के मुताबिक राहत के भुगतान को पहले की औसत मजदूरी के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह अधिकतम 90 दिनों तक देय होगा। श्रमिक बेरोजगार होने के 90 दिनों के बजाय अब 30 दिनों के बाद ही राहत के भुगतान की मांग कर सकते हैं। इस छूट में बीमित व्यक्ति को अपना क्लेम अंतिम एम्प्लॉयर द्वारा ईएसआईसी तक रखने की जरूरत नहीं है। अब बीमित व्यक्ति सीधे ईएसआईसी शाखा कार्यालय में दावा पेश कर सकता है और भुगतान सीधे बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा। 31 दिसंबर 2020 के बाद इन शर्तों की समीक्षा आवश्यकता और स्थिति की मांग के आधार पर की जाएगी। हाल ही में भारत के एस्ट्रोसैट उपग्रह ने एक ऐतिहासिक खोज की है। एस्ट्रोसैट ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाश गंगा से पराबैंगनी प्रकाश का पता लगाया है। इस पूरी जानकारी को पिछले दिनों IUCAA यानी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने साझा किया है। इस खोज में खगोल वैज्ञानिकों की जिस अंतर्राष्ट्रीय टीम ने काम किया है उसमें भारत सहित फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड्स के वैज्ञानिक शामिल हैं। टीम का मानना है कि इस खोज के बाद काफ़ी अहम संकेत मिले हैं जिससे यह जानने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड का डार्क एज कैसे समाप्त हुआ और इस बात का भी पता चलेगा कि कभी ब्रह्मांड में प्रकाश का अस्तित्व था। वैज्ञानिकों के मुताबिक UVIT से आकार में काफ़ी बड़ा होने के बाद भी नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप ऐसा कर पाने में सफल नहीं हुआ है। इस लिहाज से यह भारत के लिए खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता है। UVIT यानी अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप या एस्ट्रोसैट ऐसा कर पाने में इसलिए सफल रहा क्योंकि UVIT डिटेक्टर में बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी कम है। आपको बता दें कि एस्ट्रोसैट भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी है। इसमें 5 एक्सरे और अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप लगे हुए हैं। कुल 1515 kg के वजन वाले इस उपग्रह को 2015 में लॉन्च किया गया था। इसे पृथ्वी की सतह से 650 किलोमीटर ऊपर एक कक्षा में स्थापित किया गया है। हाल ही में DST यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ACT के तहत CCUS के क्षेत्र में भारतीय शोधकर्ताओं से प्रस्ताव मांगे हैं। ACT यानी एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी में CCUS के क्षेत्र में ट्रांसनेशनल फंडिंग मुहैया कराई जाती है। इस फंड का उपयोग CCUS प्रौद्योगिकी में तेजी लाने के लिए टारगेटेड नवाचार और अनुसंधान गतिविधियों में किया जाता है। वर्तमान में 16 देश और क्षेत्र ACT के साथ मिलकर विश्व स्तरीय इनोवेशन पर काम कर रहे हैं। ACT का उद्देश्य सुरक्षित और लागत प्रभावी CCUS तकनीक विकसित करना है। आपको बता दें कि CCUS यानी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज MIP यानी मिशन इनोवेशन प्रोग्राम के तहत पहचान की गई चुनौतियों में से एक है। CCUS में ईंधन के दहन या औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है। बाद में इस कैप्चर्ड CO2 का उपयोग मूल्यवान उत्पादों को बनाने या फिर इसके भूमिगत स्थायी भंडारण में किया जाता है। गौरतलब है कि MIP 24 देशों और यूरोपीय संघ की एक वैश्विक पहल है। इसका लक्ष्य वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसका एक सक्रिय भागीदार है। अभी तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 13 MI देशों के साथ साझेदारी करते हुए MIP के तहत CCUS के क्षेत्र में 19 रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।
टाटा ग्रुप इस साल के आखिर तक एक सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। ग्राहकों के लिए टाटा ग्रुप ने सारे बिजनेस एक ही ऐप पर उपलब्ध कराने की बात कही है। सुपर ऐप की तुलना आप एक मॉल से कर सकते हैं, जिसमें कई तरह के ब्रांड्स की रिटेल शॉप एक ही जगह मिल जाती है। सुपर ऐप में कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म पर कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है। मसलन चीन का वीचैट, जिसकी शुरुआत तो एक मैसेजिंग ऐप के तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में पेमेंट्स, कैब्स, शॉपिंग, फूड ऑर्डरिंग जैसी सुविधाओं तक इसका विस्तार किया गया। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में शुरू हुआ था। एक देश या क्षेत्र सुपर ऐप रेडी तब माना जाता है जब उसकी अधिकांश जनसंख्या के पास डेस्कटॉप के बजाय स्मार्टफोन हो। भारत वर्तमान में ऐसी ही स्थिति में है। ये भी एक कारण है कि भारतीय कंपनियां सुपर ऐप्स बनाने में दिलचस्पी ले रही हैं। इसके अलावा कंपनी को अपने ग्राहकों का बड़ी मात्रा में डेटा भी मिलता है, जिसे वो उनके बिहेवियर पैटर्न को समझने में इस्तेमाल करती हैं। सुपर ऐप को लेकर विशेषज्ञों की कुछ चिंताएं भी हैं। मसलन मोनोपोली की संभावना, लोगों के निजी डेटा को लेकर चिंताएं। सुपर ऐप एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होगा। ऐसे में डेटा को और आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। इससे लोगों की डेटा प्राइवेसी को भी खतरा है। देश में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का गठन किया है। काउंसिल का गठन ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के प्रावधानों के मुताबिक किया गया है। यह अधिनियम 26 नवंबर 2019 को संसद से पारित हुआ था। इसका मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की आधारभूत जरूरतें, मसलन घर, खाना, स्वास्थ्य और शिक्षा को पूरा करना है। काउंसिल सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन को सुनिश्चित करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री इसके अध्यक्ष, वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा विधिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर और नीति आयोग के अधिकारी भी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय से भी 5 नामित सदस्य शामिल होंगे। आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जिनकी लैंगिक पहचान जन्म के समय उनके सेक्स के अनुसार की गई पहचान से अलग होती है। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में लगभग 4.9 लाख ट्रांसजेंडर लोग रिकॉर्ड किए गए थे। इस समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए सरकार का एक आदेश आया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सभी एलिजिबल दिव्यांग व्यक्तियों को NFSA यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शामिल करने का निर्देश दिया है। इसके तहत कहा गया है कि ऐसे सभी दिव्यांग व्यक्ति जो NFSA के लाभार्थी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उन्हें उनके हिस्से का खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हो सके। ऐसे सभी लोग जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हो सके हैं, उन्हें नए राशन कार्ड जारी करके शामिल किया जाना चाहिए। NFSA 2013 की धारा 38 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए समय समय पर राज्यों के लिए निर्देश जारी कर सकती है। दरअसल AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को शामिल करने का एक क्राइटेरिया दिव्यांगता भी है और NFSA 2013 की धारा 10 AAY में शामिल लाभार्थियों को कवरेज प्रदान करती है। आपको बता दें कि NFSA को 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। इसमें खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को कल्याणकारी से अधिकार आधारित बनाया गया था। कल्याणकारी अवधारणा में राज्य अपने लोगों की भलाई के लिहाज से खाद्य सुरक्षा मुहैया कराता है, जबकि NFSA 2013 ने इसे लोगों का हक बना दिया। बीते दिनों पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इन्हें अशोक लवासा के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने एशियाई विकास बैंक में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र मिलता है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। इसके अलावा यह आयोग चुनाव संबंधी अन्य गतिविधियों जैसे कि परिसीमन, चुनाव के बाद किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने जैसे अहम मुद्दों में भी अपनी भूमिका निभाता है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा तय कुछ चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। वे इस पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो रहते हैं।
वेतन और भत्ते के मामले में इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा मिलता है। आयोग के निर्णय में सभी चुनाव आयुक्तों की एक समान शक्ति होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके कार्यालय से उसी तरह और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है, यानी उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। गौरतलब है कि संविधान में इस पद के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है। इनके टर्म्स भी निश्चित नहीं होते, यानी कि किसी व्यक्ति को फिर से इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा किसी अन्य पद पर नियुक्ति से मनाही नहीं है। बीते दिनों देश भर में बाढ़ के कहर को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से बाढ़ के नुकसान को रोकने के लिए अपने कानूनों को मजबूत करने का आग्रह किया है। इसकी जानकारी जल शक्ति सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दी है। दरअसल इस साल मानसून के दौरान देश के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इस मद्देनजर केंद्र ने राज्य सरकारों से मॉडल फ्लड प्लेन जोनिंग बिल 1975 की तर्ज पर उपयुक्त कानून लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। 1975 में केंद्रीय जल आयोग ने मॉडल फ्लड प्लेन जोनिंग बिल का मसौदा तैयार किया था और इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा था। इसमें नदी के दोनों तरफ के फ्लड प्लेन्स में होने वाली गतिविधियों को सुनिश्चित किया गया है। इसमें फ्लड प्लेन्स को जोन्स में बांटकर प्रत्येक जोन में केवल उन्हीं गतिविधियों को अनुमति दी गई है जिससे कि बाढ़ की समस्या और उससे होने वाले नुकसान को टाला या कम किया जा सके। गौरतलब है कि बाढ़ और नदी संरक्षण के विषय राज्य सरकारों के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इस पर कानून केवल राज्यों द्वारा बनाया जा सकता है। अभी तक केवल मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड ने इस बिल के आधार पर कानून बनाया है। इन दिनों बांग्लादेश तीस्ता नदी की रिस्टोरेशन परियोजना के लिए चीन से लगभग $1 बिलियन के ऋण पर चर्चा कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य तीस्ता नदी बेसिन का कुशल प्रबंधन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना और गर्मी में जल संकट से निपटना है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। विवाद को खत्म करने के लिए बांग्लादेश ने गंगा जल संधि 1996 की तर्ज पर भारत से तीस्ता जल का उचित और समान वितरण करने की मांग रखी है। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री की ढाका यात्रा ने इस मुद्दे को सुलझाने की उम्मीद जताई, लेकिन मुद्दा अभी भी अनसुलझा ही है। तीस्ता नदी हिमालय में चुंगथांग के पास से निकलती है। यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत में यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में जमुना में जा मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत और वियतनाम के संयुक्त आयोग की हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्ता हुई। वार्ता के दौरान भारत और वियतनाम इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। वहीं दोनों ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के मामले में भी आपसी सहयोग पर सहमति जताई है। इस दौरान दोनों देशों ने कुछ MOUs पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान के कुछ लक्ष्यों जैसे सुरक्षा, समृद्धि और वृद्धि को लेकर भी दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। जानकारों का मानना है कि यह आपसी सहयोग दक्षिण चीन सागर सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये को काउंटर करेगा। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों ने आपसी रणनीतिक साझेदारी की भी समीक्षा की और आने वाले समय में रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में मदद की संभावनाओं पर भी चर्चा की। दोनों देश वर्तमान में उभरते क्षेत्रों असैन्य नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्र विज्ञान में एक दूसरे की मदद करेंगे। आपको बता दें कि 2019 के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत महासागर पहल का प्रस्ताव रखा था ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और स्थायी नौवहन वातावरण तैयार किया जा सके। सामुद्रिक सुरक्षा को मजबूत करने, सामुद्रिक संसाधनों का उपयोग करते हुए सतत विकास और आपदा रोकथाम एवं प्रबंधन को लेकर आपसी साझेदारी को बढ़ाना इस पहल के मुख्य विषय हैं। हाल ही में भारत और AIIB के बीच $500 मिलियन के ऋण का समझौता हुआ। भारत की तरफ से इस समझौते में भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम शामिल थे। AIIB इस समझौते के तहत मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के लिए $500 मिलियन का ऋण देगा।
इस ऋण समझौते का मकसद यह है कि मुंबई के सब अर्बन रेलवे सिस्टम की नेटवर्क क्षमता, सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय रेलवे प्रणाली में नेटवर्क क्षमता मजबूत होगी, जिससे न केवल यात्रा समय कम होगा बल्कि आए दिन होने वाली घातक दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आएगी। क्योंकि यहाँ 22% महिला यात्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और सेवा गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस प्रोजेक्ट से मुंबई के सब अर्बन रेलवे सिस्टम में गतिशीलता यानी मोबिलिटी में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र की बात करें तो यह भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला महानगर है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2031 तक इस महानगर की आबादी 29.3 मिलियन जबकि 2041 तक 32.1 मिलियन हो जाएगी। इस शहर में जितने लोग रोज यात्रा करते हैं उनमें तकरीबन 86% लोग सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं और इस सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सब अर्बन रेलवे सिस्टम की बड़ी भूमिका है। साल दर साल लोकल ट्रेन नेटवर्क की मुंबई में मांग बढ़ रही है। इन मांगों को पूरा करने के लिए सुधार जरूरी है, जिसमें यह प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभा सकता है। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार लाना है। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। हाल ही में 5वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट आयोजित की गई। इसे IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से आयोजित किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारत ने इस मौके पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा और इसे पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी बताया। IPU की बात करें तो यह राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है। 1889 में एक छोटे समूह के तौर पर स्थापित IPU में वर्तमान में 179 पार्लियामेंट और 13 एसोसिएट मेंबर्स शामिल हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मकसद दुनिया भर में संसदों के जरिए शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा देना है। भारत IPU का सदस्य है। IPU में भारत की प्रोफाइल के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या लगभग 14.36% है। साल 2010 में थाईलैंड में आयोजित असेंबली में IPU के द्वारा यूथ पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस रेजोल्यूशन को अपनाया गया था। बीते दिनों पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश सीरीज के तहत 50वां वेबिनार आयोजित किया गया। इसका टाइटल कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद था। वेबिनार के दौरान हैदराबाद के बारे में बताई गई कुछ ज़रूरी बातें इस तरह हैं। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स और सिटी ऑफ निज़ाम्स के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने साल 1591 में की थी। 1687 में इस पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था। 1724 में हैदराबाद के मुगल गवर्नर निज़ाम आसफ जाह ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और आसफ जाही वंश की स्थापना की। इन्हें निज़ाम के नाम से जाना गया। हैदराबाद के प्रमुख सांस्कृतिक स्थल गोलकुंडा फोर्ट, चौमहल्ला पैलेस, चार मीनार, पुरानी हवेली, मक्का मस्जिद, कुतुब शाही गुंबद, पैगाह गुंबद, सालारगंज संग्रहालय, वारंगल फोर्ट और कुतुब शाही वुडन पैलेस हैं। चौमहल्ला पैलेस को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया पैसिफिक हेरिटेज मेरिट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। चार मीनार की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। वहीं मक्का मस्जिद के निर्माण की शुरुआत मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा की गई, लेकिन इसका निर्माण कार्य औरंगजेब के द्वारा पूरा किया गया था। मूसी नदी के तट पर स्थित सालारगंज संग्रहालय एक कला संग्रहालय है। वहीं वारंगल फोर्ट को 12वीं शताब्दी का माना जाता है, जब वारंगल काकतीय वंश की राजधानी हुआ करती थी। नेचर कम्युनिकेशंस में छपे अध्ययन के मुताबिक अटलांटिक महासागर में माइक्रो प्लास्टिक की मात्रा 11.6 से 21.1 मिलियन टन के करीब है। यह अनुमान पहले के शोधों के मुकाबले काफी ज्यादा है। IUCN के मुताबिक हर साल कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में पहुंचता है। कोस्टल और इनलैंड एरियाज में परिवहन, अवैध खनन, मत्स्यन, एक्वाकल्चर गतिविधियों और जहाज के जरिए कचरे को सीधे महासागरों में गिराना जैसी गतिविधियों से माइक्रो प्लास्टिक महासागरों में पहुंचते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक प्लास्टिक के 5 mm से छोटे कण होते हैं। माइक्रोबीड्स भी माइक्रो प्लास्टिक का ही एक प्रकार है। पॉलीएथिलीन प्लास्टिक से निर्मित छोटे छोटे टुकड़े हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक्सोफोलिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। प्लास्टिक कचरे की चुनौतियों को देखते हुए 2019 में आयोजित हुई बेसल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में
सरकारों ने बेसल कन्वेंशन को संशोधित करके इसमें प्लास्टिक कचरे को लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क के जरिए शामिल किया है। इससे प्लास्टिक कचरे का वैश्विक व्यापार ज्यादा पारदर्शी ढंग से होगा और इसका बेहतर नियमन भी लागू हो सकेगा। यह संशोधन 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। बेसल कन्वेंशन खतरनाक कचरे के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट और डिस्पोजल को कंट्रोल करने से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक रिपोर्ट को लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फटकार लगाई है। दरअसल मंत्रालय ने NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर NGT में एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत 2024 तक वायु प्रदूषण में 20 से 30% कमी का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर NGT का साफ कहना है कि सरकार का यह नजरिया कि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता बल्कि कुछ फीसदी तक ही कम किया जा सकता है, अनुच्छेद 21 की मंशा के खिलाफ है। सरकार ने भी अधिकरण में अपनी दलील देते हुए कहा है कि वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नीति और तकनीक के स्तर पर जो काम किए जा रहे हैं उनके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मध्यावधि समीक्षा भी की जा सकती है। बेंच ने यह भी कहा कि स्वच्छ वायु के साथ जीने का अधिकार जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है। सरकार अगर वायु प्रदूषण को रोकने में असफल रहती है तो यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। ट्रिब्यूनल ने इस बात पर जोर दिया कि सतत विकास और लोक विश्वास के सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत ने जिन अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों पर अपनी इच्छा जाहिर की है उसके लिए पहले से ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और दूसरे कानून मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2019 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने NCAP को लॉन्च किया था। इसके तहत बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय रणनीति की बात कही गई है। NCAP एक मध्यावधि 5 वर्षीय कार्य योजना है जिसके तहत 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 और 10 की सांद्रता को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया के सामने घटते हुए जीवाश्म ईंधन संसाधनों और पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती है। ऐसे में NIT तिरुचिरापल्ली के एक वैज्ञानिक माइक्रोएल्गी से कम कीमत का बायोडीजल तैयार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए उन्हें भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर यानी इनोवेशन इन साइंस परस्यू ऑफ इंस्पायर्ड रिसर्च फैकल्टी फेलोशिप भी दी गई है। इंस्पायर योजना का मकसद देश के युवा का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शोध के क्षेत्र में अध्ययन के लिए बढ़ावा देना है। 2008 में लॉन्च हुई इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मंजूरी मिली थी। इसमें 3 कार्यक्रम शामिल हैं। पहला सीड्स यानी स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट्स फॉर साइंस, दूसरा शी यानी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन और तीसरा AORC यानी अश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च करियर्स। बायोडीजल एक नवीकरणीय स्वच्छ डीजल है। इसका इस्तेमाल वर्तमान डीजल इंजनों में बिना किसी मॉडिफिकेशन के किया जा सकता है। इसे कई तरह के संसाधनों मसलन रिसाइकल्ड कुकिंग ऑयल, सोयाबीन ऑयल और एनिमल फैट से तैयार किया जाता है। इसका रासायनिक नाम मिथाइल एस्टर्स है। आइए अब डालते हैं मैप सेक्शन पर नजर। आपने युवाल नोआ हरारी की लिखी किताबें पढ़ी होंगी या उनका नाम सुना होगा। भारत के डिफेंस सिस्टम में शामिल मिसाइल बराक के बारे में जाना होगा। मिसाइल और इस लेखक के बीच एक बात कॉमन है, वो है इजराइल। जी हाँ, आज हम आपको इजराइल से रूबरू करवाने वाले हैं। यहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या है यहूदी। यहूदियों की इतनी बड़ी आबादी वाला ये इकलौता देश है। पश्चिम एशिया में स्थित इस देश में दुनिया की लगभग 0.2% आबादी रहती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2017 तक दिए गए नोबेल पुरस्कारों में 22.5% लोग यहूदी थे। यह देश भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसा है। इसी के तट पर इजराइल का एक शहर है तेल अवीव। यहीं पर इजराइल के अधिकांश मंत्रालयों और कई देशों की एम्बेसी भी है। इसी तट पर इजराइल का एक बंदरगाह शहर हाइफा भी है। यह वही शहर हाइफा है जिसकी चर्चा बैटल ऑफ हाइफा के नाम से होती है। इस युद्ध ने साल 2018 में अपने 100 साल पूरे किए। इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से सीमा साझा करता है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर तट से सटा हुआ क्षेत्र है।
इजराइल अपनी सीमा लेबनान से साझा करता है। लेबनान के बारे में हमने पिछले मैप में बताया था। इजराइल इजिप्ट से भी सीमा साझा करता है। इजराइल अपनी सीमा सीरिया से भी साझा करता है। आपने एक नाम बहुत सुना होगा, गोलन हाइट्स। यही गोलन हाइट्स लंबे समय से सीरिया और इजराइल के बीच विवादित है। राजनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से जरूरी गोलन हाइट्स पर इजराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया था। इजराइल अपनी सीमा जॉर्डन से भी साझा करता है। जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। डेड सी यानी मृत सागर भी इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। डेड सी पृथ्वी के सरफेस पर लोएस्ट एलिवेशन है। खास बात यह है कि आप इसके पानी में कभी डूब नहीं सकते। वजह है इसके पानी का बहुत खारा होना, जिससे पानी बहुत डेंस हो जाता है। आज हम आपको मॉरिशस के मैप के साथ छोड़ रहे हैं। ऑयल स्पिल के चलते ये देश चर्चा में है। आपको मॉरिशस के सीमा वाले क्षेत्रों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में हम आपको मॉरिशस और इसके आसपास के क्षेत्रों से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों तुर्की के राष्ट्रपति ने चोरा संग्रहालय को भी एक मस्जिद में बदल देने की घोषणा की है। हैगिया सूफिया के बाद यह दूसरा संग्रहालय है जिसे मस्जिद में बदला गया है। चोरा को 534 ईस्वी में एक चर्च के रूप में बनाया गया था। ऑटोमन साम्राज्य में इसे 1511 में एक मस्जिद में बदल दिया गया। बाद में 1945 में इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। पुरस्कार वितरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा आज ही राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल मोड में किया जाएगा। गौरतलब है कि आज यानी 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। क्रिकेट से रोहित शर्मा, पैरा एथलेटिक्स से मरियप्पन टी, टेबल टेनिस से मनिका बत्रा, रेसलिंग से विनेश और हॉकी से रानी को खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में किसी स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। खेल रत्न के अलावा 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का केरल यूनिट और सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज मिलकर केरल में राज्य ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का आयोजन करेंगे। इसे थम्बी महोत्सवम 2020 कहा गया है। महोत्सव का आधिकारिक शुभंकर पेंटालू है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसका मकसद ड्रैगन फ्लाई की हमारे पर्यावरण में अभिन्न भूमिका के बारे में जनता को बताना और शिक्षित करना है। NHAI ने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसका उद्देश्य मंत्रालय की सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत NHAI की फील्ड यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक प्लांटेशन के स्थान, विकास, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों की निगरानी करना है। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसने हाल ही में हरित भारत संकल्प भी शुरू किया है। पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए यह एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है। इसकी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस पहल के तहत NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए। सरकार ने अपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु में एक नई सुविधा ओपन API सर्विस की घोषणा की है। यह सुविधा संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए की गई है। इससे संगठन या संस्था रियल टाइम में अपने कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति जान सकते हैं। हालांकि इसके लिए संगठन या संस्था का भारत में पंजीकृत होना और उसमें 50 से अधिक कर्मचारियों का होना जरूरी है। हाल ही में नाबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत नाबार्ड छोटे और मध्यम आकार के MFI के पूल्ड लोन्स पर आंशिक गारंटी देगा। पूल्ड लोन्स में बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थानों, अन्य NBFC और कॉरपोरेट्स को ऋण प्रदान करती है।
हाल ही में असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर 1.8 किलोमीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन किया। यह रोपवे गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है। अधिकारियों के मुताबिक यह भारत में किसी नदी पर बना सबसे लंबा रोपवे है। यह रोपवे पिकॉक द्वीप के ऊपर से गुजरता है। दरअसल यह द्वीप मध्यकालीन शिव मंदिर उमानंद के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञों ने नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात रखी है। नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाती है। इनकी संख्या पिछले कई वर्षों से काफी तेजी से कम होती जा रही है। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु गैंगेटिक डॉल्फिन को IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किल्स की घोषणा की है। ये नए सर्किल्स मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ को नए सर्किल के रूप में घोषित किया गया है, जबकि कर्नाटक में हम्पी मिनी सर्किल को पूर्ण विकसित सर्किल में बदल दिया गया है। इससे पहले देश भर में 29 ASI सर्किल थे। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। यह बचपन के दुख की एक कहानी पर आधारित पुस्तक है। मूल रूप से डच भाषा में लिखी इस फिक्शन का अनुवाद अंग्रेजी में माइकल हेचिसन ने किया है। इस पुस्तक के लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड हैं। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति तैयप अर्दोगन ने ब्लैक सी में प्राकृतिक गैस के अपने सबसे बड़े भंडार के मिलने की बात कही है। इससे रूस, ईरान और अजरबैजान जैसे देशों से ऊर्जा आयात पर तुर्की की निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में C&D यानी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन कचरे के सिर्फ 1% का ही रिसाइकलिंग किया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल प्रमोशन काउंसिल के अनुसार देश में हर साल लगभग 150 मिलियन टन C&D कचरा उत्पन्न होता है, जबकि आधिकारिक रिसाइकलिंग क्षमता 6500 टन प्रतिदिन की है। गौरतलब है कि भारत में भारतीय मानक ब्यूरो ने पुनर्नवीकरण सामग्री और C&D कचरे को संसाधित करके बने कंक्रीट के उपयोग की अनुमति दी है। हाल ही में FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आयात की जाने वाली फसलों के नियम में कुछ बदलाव किए हैं। जनवरी 2021 से 24 प्रमुख खाद्य फसलों के आयातकों को उत्पाद के जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होने की सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये उत्पाद उन देशों से हैं जहां इनके जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं बनते हैं। इस आदेश का उद्देश्य देश में केवल गैर GM खाद्य फसलों का आयात सुनिश्चित करना है। 24 खाद्य फसलों में सेब, बैंगन, मक्का, गेहूं, खरबूजा, अनानास, पपीता, प्लम, आलू, चावल, सोयाबीन, शुगर बीट, गन्ना, टमाटर, स्वीट पेपर, स्क्वैश, फ्लैश सीड्स, बीन, प्लम और चिकोरी शामिल है। हाल ही में बोंडा आदिवासी समुदाय के 4 लोग कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। बोंडा ओडिशा में पाए जाने वाले 13 PVTG में से एक है। भारत में कुल 75 PVTG यानी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।